और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। महबूबा को वजीर आला का बंगला खाली करने को कहा गया है। महबूबा मुफ्ती ने नोटिस मौसूल होने की तस्दीक की है, पर उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। बाकायदा महबूबा मुफ्ती ने इस नोटिस की तस्दीक की है, लेकिन उन्होंने इस नोटिस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और चलिए इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पीडीपी के लिए महबूबा मुफ्ती के लिए एक बड़ा झटका तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने खुद मांगा है कि सीएम का बंगला खाली करने के लिए उनके पास नोटिस आया है। जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, ये हम ये कह नहीं सकते ये झटका है, क्योंकि उन्हें इससे पहले भी नोटिस सर्व किए गए थे। उनसे ये कहा गया था कि चूंकि वो अब वज़ीर आला नहीं रही हैं, इसलिए उन्हें सरकारी बंगला जो है वो खाली करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बंगला खाली नहीं किया, और अब जब उन्हें नोटिस सर्व किया गया है तो उसके बाद से महबूबा मुफ्ती ने ये बिल्कुल मान लिया कि हाँ, उन्हें एक नोटिस मिला है। उसके बाद लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीडीपी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो उनके तर्जमान हों या सीनियर लीडरान हों, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, क्या उनका रद्दअमल जानने की। लेकिन मैं आपको बताऊं हुरैरा कि अभी तक किसी भी जो लीडर ने या किसी नुमाइंदे ने हमारे साथ इस मामले पर बात नहीं की। यानी वो अभी पीडीपी पर तोड़ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि इस बारे में पार्टी का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। पार्टी लीडरान को ये बताया गया है, शायद जिस हिसाब से हमने देखा कि कोई भी बात नहीं कर रहा, उन्हें ये कहा गया है कि फिलहाल वो इस मामले पर कोई बयान ना दे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। बीजेपी के सदर की बात अगर हम करें तो आज सुबह में जब उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो भी ये ऑर्डर इशू किया गया है या इविक्शन नोटिस जो सर्व किया गया है महबूबा मुफ्ती को, उसका सीधा मतलब ये होगा कि कानून की जो प्रक्रिया है, कानून के मुताबिक जो कुछ किया जाना चाहिए वो किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें उसमें किसी बदले की भावना होगी या कुछ और वजह हो सकती है। उनका साफ ये कहना था कि ये कानून के तौर पर जो कानून बताता है उसी के मुताबिक उनको नोटिस सर्व किया गया होगा। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस उसके बचाव में दिखी, जहां कांग्रेस के जो तर्जमान है रविंद्र शर्मा, उनका कहना था कि जिस तरह से वहां हालात हैं और महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और हालात भी ख़राब हैं, इस सिक्योरिटी सिनेरियो के बीच ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, उन्हें इस तरह का नोटिस सर्व नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये बदले की भावना लगती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन को टारगेट बना रही है, ये कोशिश कर रही है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से तंग तलब किया जाए। ये रविंद्र शर्मा का कहना है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब जब भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव का माहौल बनने लगा है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में बीजेपी के इशारों पर इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं ताकि जो अपोजिशन है उन्हें एक लेवल फील्ड ना मिले, ताकि वो अच्छे से आसानी से एक अच्छे माहौल में चुनाव मैदान में मुकाबला न कर पाएं। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती को जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें इविक्शन नोटिस मिला है, अब वो किस तरह से आगे इस पर आगे बढ़ेंगी और वो कब ये सरकारी बंगला खाली करेंगी, वो देखना जरूर। बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि पीडीपी की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन खुलकर नहीं आया, लेकिन कांग्रेस इसे बदले की भावना एक तरह से मान रही है। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर भी हमारे साथ और राजतौर पर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, महबूबा मुफ्ती का जो सरकारी बंगला था उसे खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है, क्या कुछ रिएक्शन, क्या पीडीपी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पर आया है? देखिए हुरैरा, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। जो सरकारी बंगलो है उनका फेयर व्यू है, मेरे बिल्कुल पीछे है, और जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है, जवाब तैयार किया जा रहा है। जो नोटिस, इविक्शन नोटिस दी गई है उसका जवाब तैयार किया जा रहा है। और जो मुझे इतला मिली है अपने जराये से वो ये है कि महबूबा मुफ्ती ये ऑप्शंस तोल रही हैं कि जो उनसे ऑफर दी गई है कि क्या वो दूसरी सरकारी रिहाइशगाह लेंगी, या फिर जो इनका घर भी यहाँ पे है जो नौगाम इलाके में है वहां जाएंगी। इम्कान यही है, जो पक्का इम्कान जो मुझे लग रहा है वो यही है कि वो
ये बंगलो खाली करने के लिए तैयार हैं और दूसरी मुतबादिल जगह पे जाने के लिए तैयार हैं। जवाब वो आज तैयार किया जा रहा है, जो नोटिस दी गई है उसका जवाब, और इस वक्त वही कवायद यहां पे जारी है। बिल्कुल शब्बीर, क्योंकि आप गुपकार के उसी इलाके से हैं जहां पर यह बंगला है, अपने पीछे की क्या तस्वीरें, इस बंगले की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? और कहा यह जा रहा है कि 2005 से पीडीपी के पास यह बंगला है, महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती खानदान के पास यह बंगला 2005 से है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जो फेयरव्यू रेजिडेंस है ये 2005 से मुफ्तीज के पास है, यानी पिछले 17 साल से मुफ्तीज के पास है। यहां आगे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत पॉश एरिया भी है और जो बंगलो है वो भी उस पर काफी काम हुआ है उसके बाद से, जब से मुफ्तीज ने यहाँ पे इसको संभाला है, और बहुत सिक्योर इलाका है एक तरीके से। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एज प्रेसिडेंट एज सीएम J&K ज्वाइन किया था, तब उनकी रेजिडेंस शुरू में लाल चौक एरिया में थी, जिसको आज बैंक्वेट हॉल कहा जाता है, और अब बाद में उसको डिप्टी सीएम की रेजिडेंस दिया गया था। उसके बाद उनको यहां शिफ्ट कर दिया गया था। और एक मैंने बात की थी, महबूबा मुफ्ती से मैंने बात की थी, वो ऑफिशियली तो कुछ नहीं बता रहे, मेरा मतलब है कि कैमरे पे नहीं बता रही है, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि वो ऑप्शंस देख रही है। उन्होंने मुझे इतना जवाब दिया कि वो देख रही है इसके बारे में कि वो क्या करेंगे। और एक पीडीपी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो ये तासुर देना चाहते हैं कि ये जी सीएम रेजिडेंस नहीं है, ये ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि जो कवानीन बदल गए हैं 2020 के बाद, अब यहां का कि जो सीएम है जब वो ऑफिस से बाहर जाएगा फिर वो उस एकोमोडेशन में नहीं रह सकता जैसे मुल्क के बाकी रियासतों में है। यहां पे चूंकि उन्हें पहले हासिल था ये अख्तियार कि वो रहते, लेकिन अब नहीं है। जैसे कि उमर अब्दुल्ला को वहां से अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस छोड़नी पड़ी, उसको ये बहाना, अब ये बहाना ही नहीं, एक तरीके से कानून भी है कि उसी के तहत इनको भी नोटिस जारी कर दी गई है कि आप ऑफिशियल रेजिडेंस जो सीएम के लिए है उसमें नहीं रह सकते। लेकिन उन्हें एक ऑफर दिया गया है कि आप चाहें तो आप मांग सकती हैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन, या तो आप सिक्योरिटी की बुनियाद पे मांग सकती हैं या किसी और सूरत में। मतलब ये है कि उनको एक ऑफर मिला है, उसके लिए अब ये कवायद चल रही है कि वो किस तरह का उसका जवाब देंगी 2005 से 2017 तक। लेकिन इनकी दो पॉइंट्स पे जो मुझे समझ में आया, एक तो ये तासुर देना चाहते हैं, ये शायद जवाब में भी ये होगा कि ये ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है, तो उस हिसाब से ये कहना चाहेंगे कि ये ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो उस कानून में नहीं आता जो अमेंड किया गया है। बिल्कुल शब्बीर, ये जो पॉइंट आपने उठाया ये बहुत अहम हो सकता है और पीडीपी इसे एक मुद्दा भी बना सकती है। मैं मनोज कोल आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर शब्बीर कह रहे हैं कि 2005 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम नहीं रहे थे उसके बाद उन्हें यह बंगला दिया गया था, तो पीडीपी इसे एक मुद्दा बना सकती है कि यह ऑफिशियल बंगला नहीं है, या यह कहा जाए कि सीएम की रिहाइशगाह यह नहीं है बाकायदा। जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, देखें अब पीडीपी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको वो टटोल रही है, क्योंकि जब इविक्शन नोटिस मिला है तो अगर उसमें ये कहा गया है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है तो ये बंगला छोड़ना पड़ेगा। अब पीडीपी अलग अलग जो इसके ऑप्शन है वो तलाश रही है, और ये सबसे बड़ा एक उनके पास एक मुद्दा हो सकता है कि चूंकि ये ऑफिशियली सरकारी तौर पर इसको सीएम रेजिडेंस नहीं बताया गया है, इसलिए अगर महबूबा मुफ्ती सीएम रहती हैं या नहीं रहती हैं तो उन्हें उसको इवेक्ट नहीं करना होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो सरकार की तरफ से जो नोटिस दिया गया है उसके बाद जो पीडीपी का उस पर जवाब होगा तो सरकार का उस पर क्या रद्दअमल होगा। जो एसकेएस डिपार्टमेंट है जिन्होंने इनको ये अलॉट किया है और जिन्होंने ये नोटिस आज सर्व किया है कि आप इसको खाली कर दें, तो उस पर ये देखना होगा कि उनका क्या जवाब होगा। लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये बंगला छोड़ना ही पड़ेगा। अब रहा सवाल कि वो वहाँ पर उसके बाद कहाँ रहेंगी, वो महबूबा मुफ्ती पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो सियासी पार्टियाँ हों या ये हकीकत भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सीएम भी रह चुकी हैं, और जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर कश्मीर वैली में जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात हैं, तो उनके लिए एक सिक्योर प्लेस मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि महबूबा मुफ्ती पर कि क्या वो एक अलग मुतबादिल जगह पे जाएंगी, एक अल्टरनेटिव जगह मांगेंगी सरकार से, या फिर जिस तरह से
उनका जो अपना मकान है वहां पर वो सिक्योरिटी बंदोबस्त चाहेंगे। तो फिलहाल ये जो कवायद है वो जारी है, वो कोशिश करेंगे इस बंगलों को रिटेन करने की, लेकिन जिस तरह से रुख लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसा माना जा रहा है कि उनको ये बंगलो खाली करना पड़ेगा और उसके बाद जो उसके पास बाकी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको अवेल करना होगा। बिल्कुल, यानी अब ये देखना बहुत अहम होगा कि पीडीपी की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस पर बाकायदा रिएक्शन क्या कुछ आता है। मैं शब्बीर आपके पास आऊंगा। शब्बीर, क्योंकि यूटी में इलेक्शन का माहौल एक तरह से कहा जाए, क्योंकि बाकायदा तो कोई ऐलान और नहीं हुआ है, लेकिन एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे में क्या पीडीपी इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहेगी? जी बेशक, ये तो मुद्दों की तलाश में ही रहते हैं। सियासत है तो जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, खासतौर पे महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, तो वो तो इस मौके पर इसको उभारना चाहेंगी, क्योंकि आपको हुरारा मैं बता दूं, जो भी यहाँ पे पार्टियां, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे अपनी पार्टी है, उन्होंने जब भी बात की महबूबा मुफ्ती के हवाले से, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप देखिए वो खुद कितने बड़े ऑफिशियल बंगलों में रहती हैं, उनसे क्यों नहीं छीना जा रहा है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बारे में ये कहा गया कि उनसे उनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी एज सीएम वो छीनी गई और उन्हें यानी उनको बदला गया, वहां से जाना पड़ा उनको और अपने वालिद के साथ शिफ्ट होना पड़ा। तो ये एक बड़ा मुद्दा था और इसको अगर इनको नहीं लगा कि ये रेजिडेंस रिटेन कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है ये दूसरा एक कार्ड उसको इस्तेमाल करेंगी कि देखिए जी, उनको इस वजह से घर से बाहर निकाला गया कि ये इन मौजुआत पे मुख्तलिफ जो बातें हैं उन्होंने की हुई हैं, उन पे बात करना चाहेंगी। सुबह भी जब मैंने कोशिश की थी इनसे बात करने की, जब खबर ब्रेक हुई थी हमारी चैनल पे, तो तब उन्होंने इतना कहा था कि इट वाज एक्सपेक्टेड, कि ये तो एक्सपेक्टेड ही लाइंस पे था कि ऐसा होगा। तो क्योंकि 15 तारीख को नोटिस गई थी और 22 है, एक हफ्ता हो चुका, तो जाहिर सी बात है बयान मुझे लगता है कि आज की तारीख होगी या कल का एक दिन होगा जब तक इन्हें वापस इसका जवाब, नोटिस का जवाब देना है। तो जाहिर सी बात है कि इस आखिरी दिन में ये पता चल गया और ये बाहर आ गई बात की इनको नोटिस सर्व हुआ है, तो इसको दूसरे तरीके से लेंगे। अब ये पॉलिटिशियंस का और सियासत का ये तरीका ही है, और खासतौर पे इनकी सियासत क्योंकि हुकूमत की अपोजिशन पे मबनी है, तो ये चाहेंगे कि ये इसको एक तासुर ऐसा मिले कि देखिए जी, मेरे साथ ऐसा किया, मैं मजलूम हो गई, मुझ पे इसलिए ये किया गया कि मैंने हुकूमत की मुखालफत की है। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि पीडीपी का अगला कदम इस नोटिस पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर और जम्मू से मनोज कौल जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज बीजेपी के राजेंद्र शर्मा जम्मू के नए मेयर के तौर पर मुंतखब हुए। उन्होंने कल कास्ट किए गए 59 वोटों में से 57 वोट हासिल किए। ताहम ओपन बैलेट की मुखालफत करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों और कारपोरेटरों ने इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार द्वारका चौधरी 1 वोट हासिल करने में कामयाब रही। इसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना और साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता जेएमसी पहुंचे और नवमुंतखब मेयर राजेंद्र शर्मा को मुबारकबाद दी। वहीं बीजेपी के बलदेव सिंह ने डिप्टी मेयर के तौर पर जीत हासिल की। जो मेयर के चुनाव हुए, इन मेयर के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। श्रीमान राजेंद्र शर्मा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के उम्मीदवार थे, उन्होंने कुल वोट जो कास्ट हुए 59 वोटों में से 57 वोट हासिल करके प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। मैं इस प्रचंड जीत के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरेबल कारपोरेटर्स का सहयोग रहा, मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इंडिपेंडेंट ऑनरेबल कारपोरेटर्स थे, उन्होंने एकजुट तरीके से यह निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान राजेंद्र शर्मा साहब को सपोर्ट करेंगे, और उन्हीं के इस सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। मैं
श्री राजेंद्र शर्मा साहब को और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, श्री राजेंद्र शर्मा साहब के पक्ष में मतदान किया, मैं हृदय से उन सब का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक नया इतिहास रचा गया है। यहां पार्षदों ने सब कुछ भूलकर एक मत में मतदान किया है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है ईमानदार जम्मू कश्मीर, शानदार जम्मू कश्मीर। और जो हमारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं उसके लिए हमने पूरा प्लान किया हुआ है। प्लानिंग के साथ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ, डिवीजन ऑफ वर्क और कोऑर्डिनेशन, इसके साथ काम होगा। और जो एक हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में कमी नजर आ रही थी कि कॉरपोरेशन इज अ डायरेक्टिंग अथॉरिटी एंड अदर्स आर ए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम सब कॉरपोरेशन के अधिकारी और मेरे माननीय पार्षदगण और मेरे माननीय पार्षदा जी, सभी लोग हम मिलकर काम करेंगे और हर चीज का हम व्याख्यान करेंगे, आपको बताया जाएगा और आप देखेंगे थोड़े ही समय में कैसे इस सारे सिस्टम में, कैसे इस व्यवस्थाओं में चेंज नजर आएगी आपको। और आप देखेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो हम करेंगे भी। अक्सर राजनीति में जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो करेंगे भी। और चलिए, बांडीपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बांडीपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया पुलिस ने। 2 दस्ती बमों समेत ये मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर पुलिस ने एक कार्रवाई की थी, जिसमें बांडीपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है और इस दहशतगर्द के पास से 2 दस्ती बम समेत बम भी मिले हैं। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। तो बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया, इसके पास से 2 दस्ती बम भी पकड़े गए हैं। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो इस वक्त बांडीपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए लश्कर का एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया है। और वो तस्वीरें भी आपके पास, जिसमें 2 दस्ती बमों समेत ये मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया है। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी थी और मिलिटेंट को धर दबोचा किया है। इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है, जिसके पास 2 दस्ती बम भी दस्तयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला का नाम लिए बगैर कहा है कि कुछ लोग बेगुनाह अफराद को कत्ल करने जैसे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सही करार देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के खातिर निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को जस्टिफाई करने की घिनौनी हरकत भी कर रहे हैं। इस देश में सभी को मौलिक अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान के निर्माताओं ने दी थी, लेकिन अगर कोई अपनी बयानबाजी से, अपने कृत्य से देश की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि देश के कानून के तहत उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क की अंदरूनी सलामती में मुस्बत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले शुमाल मशरिक़, जम्मू कश्मीर और बाएं बाजू के इंतहा पसंदी वाले खित्ते में बड़े वाक़यात होते थे, लेकिन 8 सालों में शुमाल मशरिक़ में मुसल्लह अफ़वाज को खुसूसी ताकत दी गई। अब आज नौजवानों को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए स्पेशल पावर दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों की तरफ से पथराव किया जाता था, लेकिन अब वही नौजवान पंच सरपंच बनकर जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की तरक्की में लगे हुए हैं।
वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। पहले एक और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में आए दिन कई बड़ी घटनाओं के समाचार आते थे, मगर ये 8 साल में उत्तर पूर्व में कभी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, वहां आज युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। उत्तर पूर्व में घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी एक खुशहाल उत्तर पूर्व की द्योतक है। जम्मू कश्मीर में भी कभी युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज वही युवा पंच सरपंच बनकर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी जहां एक जमाने में ढेर सारी घटनाएं हुआ करती थी, वहां आज एकलव्य स्कूलों में राष्ट्रगान होता है और हर घर पर तिरंगा फहरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने ढेर सारे प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं और उन कदमों को नीचे तक ले जाने का काम हमारे देश भर की पुलिस फोर्स और हमारे सीएपीएफ ने किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अधिकांश हॉटस्पॉट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्त पाए गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत। और इस वक्त राज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पोलो व्यू श्रीनगर में पहुंचे हैं, जहां इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। ये राज तस्वीरें इस वक्त हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं। द बीट्स ऑफ J&K इवेंट। एलजी मनोज सिन्हा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पोलो व्यू श्रीनगर पहुंचे हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पोलो व्यू श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। द बीट्स ऑफ J&K इवेंट है जिसमें एलजी मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे एलजी मनोज सिन्हा। द बीट्स ऑफ J&K इवेंट है ये, खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे और ये राज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे एलजी मनोज सिन्हा। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पोलो व्यू श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां कई प्रोग्रामों का इफ्तिताह उनके जरिए होना है। जैसे ही इस से मुतालिक कुछ और तस्वीरें आएंगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा श्रीनगर में मुनक्किदा नेशनल पुलिस डे में उन्होंने इससे पहले शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए पुलिस की सराहना की। एलजी ने जाबाज जवानों की शहादत को याद किया। उन्होंने शहीद जवानों को खिराज अकीदत भी पेश किया। जम्मू कश्मीर पुलिस शांति की रक्षा और इस मिट्टी के पोषण के हमारे संकल्प का प्रतीक है। मैं सभी वीर जवानों से कहना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आम जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना, यही हमारा संकल्प और यही हमारा मिशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की आपसे अपेक्षा, आप उनके विश्वास को कायम रखेंगे और उनके विश्वास में अपने मजबूत कंधों का सहारा जरूर देंगे। साथियों, वर्दी पहनने वाला कोई भी व्यक्ति आम सरकारी कर्मचारी नहीं है। वह त्याग और बलिदान का जीता जागता उदाहरण। लॉ एंड ऑर्डर हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, एंटी टेरर ऑपरेशन हो, प्राकृतिक आपदा हो, उस वक्त
त्याग और सेवा के जीते जागते प्रतीक के रूप में ये वर्दीधारी हमें दिखाई पड़ती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान जब दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक त्रासदी हुई थी, उस समय भी जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, आर्मी, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हमारे साथी, हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने जिस प्रकार असहाय लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे, उसके कारण अनेक अमूल्य जिंदगियां हम बचा सके। उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। केंद्रीय बल के सभी अंग, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ, हमारी आर्मी के बहादुर जवान एवं अधिकारी दृढ़ इरादों के साथ देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शांति और सुरक्षा के मोर्चे पर उनके पराक्रम से सारे देश में चेतना जागृत हुई। हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर जिस तरक्की का रास्ता तैयार किया है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। ये हमारा दूसरा संकल्प है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।